हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आज हम अपना प्रीवियस पेपर डिस्कस करने वाले हैं, वो भी सीटेट दिसंबर 2021 का, जो कि हमारा लास्ट बार सीटेट हुआ था उसका ये प्रीवियस पेपर है, जिसके आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर विद करेक्ट आंसर की। तो गाइज, इसका मतलब ये है जो भी मैं आपके साथ ये आंसर डिस्कस कर रही हूँ, ये आंसर जो है 100% करेक्ट है। इसमें 1% की संभावना नहीं है कि आप इन्हें गलत बता सकते हो, क्योंकि ये जो ये आंसर है ये हमारे सीटेट ने ही हमें शेयर किए थे। तो ये प्रीवियस पेपर जो है हमारा एक स्टूडेंट का है जिसने लास्ट ईयर हमारा सीटेट का एग्ज़ाम दिया था। और जब हम सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तो हमारी जो आंसर की आ जाती है करेक्ट आंसर की, उसके बाद जो है CBSE या फिर CTET.in जो है हमारे पास जीमेल पर हमारी करेक्ट आंसर की शेयर करती है। तो इस वजह से इसमें 1% जो है गलत आंसर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैं आपके साथ डायरेक्ट जो है वही आंसर की आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे CBSE CTET 2021। तो यहाँ पर जो है हमारा ये किस डेट का प्रीवियस पेपर है, ये हमारा जो है 21/12, इसका मतलब जो है हमारा 21 दिसंबर का ये प्रीवियस पेपर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। और ये जो आंसर है आप देख पा रहे होंगे, आपको ऐसा ही सीटेट जब आप एग्ज़ाम दोगे आपको कंप्यूटर पर भी ऐसा ही आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, और जब आप अपना सीटेट का एग्ज़ाम दोगे तब भी आपको इसी तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इसी पैटर्न पर ही आपको क्वेश्चन मिलते हैं। वहाँ पर ऐसे ही ऑनलाइन आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, और ऐसे ही वहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे, तो उसमें आपको करेक्ट बताना है। ऐसे ही आपको वहाँ पर कंप्लीट जो है इसी टाइप का जो है एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस, अपना फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हम अपना सेशन ये डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो गाइस, हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और B और D अक्षरों में भ्रमित होता है, किसका प्राथमिक लक्षण है। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें करेक्ट बताना है। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो 61 को क्या लिख रहा है, वो 16 लिख रहा है, और क्या कर रहा है वो B और D में क्या है, अक्सर भ्रमित रहता है। अगर वो भ्रमित रहेगा तो वो लिखने में भ्रमित रहेगा और बोलने में भी। तो इस वजह से जो हमारा लेखन भी नहीं हो सकता। और जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो है हमारा शैक्षिक असहायता। तो इसमें शैक्षिक असहायता को कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, हमारे डिसऑर्डर है। तो इसमें शैक्षिक असहायता हमारी तब होगी जब कोई टीचर उसकी सहायता नहीं कर रहा है, इस वजह से वो गलती कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, उसे क्या है, ये डिसऑर्डर है, जो कि उसका जन्मजात भी हो सकता है, या फिर उसको कुछ टाइम बाद या किसी बीमारी के चलते उसे ये डिसऑर्डर हुआ है। तो इस वजह से हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्वालीनता क्रम विकार, तो गाइज ये वाला जो डिसऑर्डर है ये हमारा दूसरा डिसऑर्डर होता है, तो इस वजह से ये वाला भी हमारा डिसऑर्डर नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन बचा फोर्थ हमारा ऑप्शन क्यों है, क्योंकि एक तो उसे लिखने में प्रॉब्लम है और दूसरा जो है वो पढ़ने में भी प्रॉब्लम करता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है वो लिखने में भी करता है और वो अक्सर भ्रमित रहेगा तो वो बोलने में भी भ्रमित रहेगा। और आप देख पा रहे हो कि हमारा ये फोर्थ करेक्ट था, लेकिन जिस बच्चे का ये एग्ज़ाम था उसने थर्ड लगाया था, क्योंकि उसे इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो गया था, क्योंकि वो लिखने में, यहाँ पर लिखना तो दिया हुआ है लेकिन उसने क्या कहा, अक्सर भ्रमित रहता है। जब हमारे पास लेखन और पठन दोनों आता है तो उसमें ज़्यादा हमारी आंसर होने की संभावना वो पठन की होती है, क्योंकि पठन में जो है आपका लेखन भी आ जाएगा और पढ़ने का भी आ जाएगा। तो इस वजह से जो है पठन विकल्प जो है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कोलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर परंपरागत नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं। तो गाइज, अगर आपने कोलबर्ग पढ़ा होगा, या अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो प्लीज़ आपने अभी तक कोलबर्ग, पियाजे वगैरह ये सब नहीं पढ़े तो आपको ये जरूर पढ़ना है, क्योंकि इनसे एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे होगे हमारे दूसरे स्तर में जो है तीसरी अवस्था, तो गाइज कोलबर्ग ने जो है एक सिद्धांत दिया था जिसमें उसने 3 लेवल दिए थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये इसने 3 लेवल दिए थे, और इसने हर स्तर में जो दो अवस्थाएं दी थी। फर्स्ट में भी 2 अवस्थाएं, सेकंड में भी 2 अवस्थाएं, और थर्ड में भी हमारी 2 अवस्थाएं दी हुई थी। तो इसी बेस पर जो हो गए इसकी 6 अवस्थाएं हमारी देखने को मिलती है कोलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में। तो इसने कहा है कि दूसरे स्तर में जो है हमारी तीसरी अवस्था को हम क्या कहते हैं। तो भाई, जो हमारी आज्ञा और दंड अभिन्यास है, ये हमारी जो है हमारी फर्स्ट स्तर वाली, जब आप पढ़ोगे तो इसमें फर्स्ट स्तर वाली में होते हैं। जो ये सेकंड है हमारी, यही हमारी क्या होती है, सेकंड स्तर की जो है हमारी तीसरी अवस्थाएं मानी जाती है। तो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिन्यास,
तो गाइज इसका मतलब ये होता है जब आप किसी बच्चे को काम करा रहे हो और वो अच्छा काम करता है तो आप उसे मोटिवेशन के रूप में ये कहते हो कि बेटा तूने बहुत अच्छा किया, आप गुड बॉय हो, आप गुड बॉय हो, आप इस वजह से आपने बहुत अच्छा काम किया। तो आप उसे मोटिवेशनल वे में जब आप उसे गुड बॉय गुड गर्ल कहते हो तो इसका ही मतलब ये होता है कि हम उसे जो क्या कर रहे हैं बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं। और जब हम बच्चे को जितना भी गुड गर्ल गुड बॉय बोल के कहेंगे कि बेटा गुड बॉय जो है अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो बच्चा जो है उसी काम को करने में लग जाता है। तो बस गाइज इसका मतलब यही था। तो आपको ये सारी जो अवस्था है आपको ये पढ़नी पड़ेगी अगर आप सीटेट क्रैक करना चाहते हो। तो इस वजह से जो है हमारा फर्स्ट ही है, तो आपको ये सब चीज़ें याद होनी होगी, क्योंकि इसमें आप ऐसे तुक्का नहीं लगा सकते कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको इसमें पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि इसका आंसर ये इस स्तर में कौन सी अवस्थाएँ आ रही है, तभी आप इसका करेक्ट आंसर लगा सकते हो। तो इसका आंसर जो है वो हमारा सेकंड है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। तो गाइज इसमें जो है हमारी इन्होंने कह दिया कि ऐसी प्रक्रियाएं जहाँ पर बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। तो हमारा निष्क्रिय समाजीकरण तो गाइज कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब हमारा निष्क्रिय समाजीकरण वो होता है जिसमें हमारा कोई भी समाजीकरण के तत्व या समाजीकरण की अवस्थाएं बच्चों के अंदर डेवलप नहीं हो रही, वो समाजीकरण अपना कर ही नहीं पा रहा, तो हमारी निष्क्रिय समाजीकरण होगा। तो यहाँ पर तो इन्होंने कह दिया कि बच्चा जो है स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखता है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, परिवार फैमिली जो है होते हैं वो फर्स्ट हमारी प्राइमरी समाजीकरण में आते हैं, और जो हमारा सेकंड होते हैं स्कूल वगैरह वो हमारे जो होते हैं वो सेकंड में, जिसे हम बोलते हैं द्वितीय समाजीकरण। तो इस वजह से इन्होंने क्या दे दिया, स्कूल जैसी संस्थाओं। तो जहाँ पर भी हम आपको स्कूल दिखाई दे जाएगा वो आपकी द्वितीय समाजीकरण में ही आएगा। अगर यहाँ पर परिवार होता तो आपका जो आंसर था वो प्राथमिक समाजीकरण आ जाता, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया इन्होंने, द्वितीय दे दिया। इस वजह से जो है आपका आंसर जो है सेकंड करेक्ट है। और जो आपका फोर्थ है परिपक्वता, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी वो इतना मैच्योर नहीं हुआ। यहाँ पर तो कुछ मैच्योरिटी की बात ही नहीं हुई, क्योंकि हमारे टाइम के साथ आता है और बच्चों के अंदर अलग अलग टाइप से आता है। तो ये वाला तो ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता। इन्होंने क्या सीधा कहा, सामाजिक संस्था स्कूल जैसी, तो हमारा क्या आ गया, द्वितीय समाजीकरण। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइज। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद, तो गाइज जिसे हम क्या बोलते हैं, निजी संवाद, जो कि हमारी प्राइवेट स्पीच होती है, ये हमारी वाइगोस्की ने दी है। वाइगोस्की जो आपका है SCL से आप इसे याद कर सकते हो। SCL का मतलब ये होता है, एक तो सामाजिक, दूसरा कल्चर और तीसरा लैंग्वेज। अगर आप वाइगोस्की को याद करना चाहते हो, ये 3 पॉइंट जो है आपको याद होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसकी जो कंप्लीट थ्योरी है वो इन 3 वर्डों में आपको देखने को मिल जाएगी, SCL, जिसका मतलब है सामाजिक, कल्चर और तीसरा है हमारा लैंग्वेज। अगर आपको ये तीनों फैक्टर कहीं पर भी देखने को मिलेंगे तो उनका 99% जो है आंसर वो वाइगोस्की ही होगा। तो चलिए गाइस अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर देखते हैं। तो इसने ये कहा कि निजी संवाद क्या होता है, यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी अतिरिक्त नहीं होता। तो गाइस इसमें तो संवाद का कोई मैटर ही नहीं है, संवाद है क्योंकि इसमें संज्ञान का कोई मैटर नहीं है। निजी वाक है, वो अपने आप से बातें कर रहे हैं, बच्चे को आत्म केंद्रित का घोतक है। तो गाइज ये हमारा पियाजे ने कहा था, ना कि वाइगोस्की ने। तो अगला वाला ऑप्शन देखते हैं हम अपना। अगला ऑप्शन है हमारा जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार को संचालन में सहायता देता है। तो गाइज ये ही इसका आंसर है। इसका आंसर ये इस वजह से आपने देखा होगा, कोई छोटा बच्चा है जब कोई काम करता है, कुछ भी पढ़ता है, वो कहता है ओ ये तो गलत हो गया, ये तो ऐसे करना था। तो वो अपने आप को ही क्या करते हैं, वो अपने आप को ही मोटिवेट करता है कि ये ऐसे गलत कर दे। वो अपने आप को ही एक तरह से संचालन करता है कि ये कार्य जो है ऐसे होना था और मैंने गलत कर दिया। आपने बहुत से बच्चे देखे होंगे खिलौने वगैरह जब वो खेलते हैं तो कुछ चीज़ें जोड़ते हैं तो आपस में ही कहते हैं ओ नहीं शिट, ये वाला तो ऊपर जोड़ना था, ये नीचे जोड़ना था। वो खुद को ही क्या करते हैं, गाइड करते रहते हैं। तो वही हमारा वाइगोस्की ने क्या था कहा था, निजी संवाद कहा था, जिसमें क्या होता है बच्चे खुद को ही गाइड करते हैं। अगला ऑप्शन जो है हमारा बच्चों में क्रियाकलापों का व्यवहार का अवरोधक है। तो गाइज इसमें अवरोधक कभी नहीं होती। प्राइवेट स्पीच जो है हमारी बच्चे को मोटिवेट कर रही है, गाइड कर रही है, तो इस वजह से जो है वो अवरोधक नहीं होगी। ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। आप नेगेटिव वर्ड के अकॉर्डिंग भी कई सारे क्वेश्चन के जो आंसर है आप उनमें से गलत डिसाइड करके आप अपने सही आंसर पर पहुंच सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। तो गाइस ये जो हमारा पेडागोजी का क्वेश्चन आ गया, तो आप इसे ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये चीज़ें हमें जो है अपने माइंड से हमें अपने अकॉर्डिंग ही इनके आंसर देने पड़ते हैं। आप कितना भी पढ़ लो आप नहीं दे पाओगे। अगर आपका माइंड जो है एक टीचर की तरह
सीख रहा है कि बच्चे को हम किस तरह से पढ़ा सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, तभी आप क्वेश्चन का आंसर जो है दे पाओगे। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वेतन। वेतन हमारा वेतन नहीं है गाइस, ये हमारा वेतन है। वेतन और अभ्यास द्वारा, अभ्यास द्वारा तो हम उसका अधिगम में बढ़ावा कर सकते हैं, लेकिन क्या है हम वेतन के द्वारा नहीं कर सकते। हमारा नेगेटिव फैक्टर होगा, अगर हमने उसे वेतन ही नहीं दिया तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। और वैसे भी प्राथमिक कक्षा है तो उसमें वो अभ्यास पे ज़्यादा फोकस नहीं, अगर हमें उसे पढ़ा रहे होंगे तभी वो करके सीख पाएगा। अभ्यास जो है आपका बड़ी क्लासेस जब चलती है, आपकी प्राइमरी के अलावा आपकी जो अपर क्लासेस होते हैं उनमें जो है आपके अभ्यास वाला जो फैक्टर है वो ज़्यादा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर बच्चे क्या है, प्राइमरी वाले बच्चे हैं, प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं, तो उन्हें जो है अभ्यास का इतना ज़्यादा जो है आपकी एक्टिविटी नहीं होगी यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर। बच्चों के बीच में अगर आप ये कह प्रतिस्पर्धा कराओगे, ये तो हमारा नेगेटिव वर्ड है। हम कभी भी आपस में किसी बच्चे को प्रतिस्पर्धा नहीं करा सकते, क्योंकि कोई बच्चा किसी चीज़ में अच्छा होगा और कोई बच्चा किसी अदर फील्ड में अच्छा होगा। तो इस वजह से हम जो है प्रतिस्पर्धा जो है आपका नेगेटिव पॉइंट है, और जहाँ पे भी नेगेटिव पॉइंट आएगा प्रतिस्पर्धा, आप उसका आंसर नहीं लगाओगे अगर आंसर में आपसे पॉजिटिव चीज़ें पूछी हुई है। तो अगला जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो है हमारा अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों को पुरस्कार देकर। तो गाइज ये हो सकता है, लेकिन ये हमारा कम है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा छोटी छोटी उपलब्धियों को लिए पुरस्कार देकर। हम बच्चों को कुछ टाइम के लिए ही पुरस्कार देकर मोटिवेट कर सकते हैं, बेटा आप ये करो हम आपको टॉफ़ी देंगे, आप ये करो आपको चॉकलेट मिलेंगी। तो ये जो होता है हमारी बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, ये हमारा लॉन्ग टर्म एक्टिविटी नहीं हो सकती, ना ही बच्चा लॉन्ग टर्म लर्निंग कर सकता है। यहाँ पर बहुत ही वो शॉर्ट टर्म में, इसमें जो है बच्चा बहुत ही कम समय के लिए लर्निंग करता है। तो हमें बच्चों को कम समय के लिए लर्निंग नहीं करानी, हमें उसमें क्या करना है, इंटरेस्ट डेवलप कराना है, ताकि बच्चा जो है अधिगम करता रहे, उसे बीच में ना छोड़े। यहाँ पर क्या होगा, बच्चे को हमने चॉकलेट वगैरह दे दी, उसने कर दिया, ऐसे वो 2-4 दिन करेगा, लेकिन फिर बाद में उसे पता लगेगा ये तो मुझे चॉकलेट की वजह से करा रहे हैं, तो उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। जब तक बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक वो किसी काम को क्यों करेगा। तो हमारा फर्स्ट आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये क्यों है? क्योंकि इसमें विषय वस्तु का व्यक्तियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित कर। तो गाइस जहाँ पर भी आपको बच्चों के उसके जो है वास्तविक जीवन से, जो उसके रियल लाइफ से आप रिलेट करके पढ़ाओगे, बच्चा उतना ही जल्दी सीखता है। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो और आप ऐसे ही थ्योरी पढ़ा रहे हो, आप उसे ऐसे ही समझा रहे हो, तो बच्चों के माइंड में कम होगा। अगर आप उसे जो है उसके घर के एग्जाम्पल या फिर वो चीज़ें जो उस बच्चे ने देखी होगी, अगर आप उसके थ्रू पढ़ाओगे तो बच्चा जो है अधिगम जो है उसके माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा कि हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट जो है मैंने वहाँ पे पढ़ा था और टीचर ने ऐसे ऐसे रिलेट करके बताया था। तो जो छोटा भी बच्चा है ना वो भी चीज़ें समझ जाएगा। तो गाइज इसका जो आंसर है हमारा फर्स्ट आंसर है, क्योंकि इसमें क्या दे दे इन्होंने, विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंध स्थापित करते। जहाँ पर भी ऐसे आपको संबंध स्थापित करने उनके रियल लाइफ से या फिर कुछ और जिसमें बहुत सारी एक्टिविटी इंक्लूड करते हैं, तो वे सब जो है इनके आंसर सही माने जाते हैं पेडागोजी में। इसमें आंसर इनमें कोई भी गलत नहीं, लेकिन सबसे बेस्ट जो आंसर है वो हमारा फर्स्ट आंसर है, हमें सबसे बेस्ट वाला लगाना होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर क्या है, बच्चों की असफलता कब मिलेगी, उसमें हमें क्वेश्चन का आंसर बताना है कि बच्चा असफल कब होगा। इन्होंने 4 ऑप्शन दिए, इनमें से आपको एक चूज करना है। तो सबसे पहले हम लास्ट वाला देख लेते हैं। वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए, अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते। वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए, अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते। इससे बच्चे जो है असफल हो गए, ऐसा तो हम कह नहीं सकते। अगला जो है हमारा, बच्चों की असफलता का गुणरोपण हमेशा उसके अनुवांशिक दोषों को ही किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, जो बच्चे अनुवांशिक दोष भी होते हैं, लेकिन अगर उसे अच्छे से आप ट्रेंड करो, अच्छे से आप उसे पढ़ाई कराओ, तो वो जो है बहुत ही अच्छा तरीके से कार्य कर पाता है। तो इस वजह से हम सिर्फ अनुवांशिक दोष नहीं कह सकती, क्योंकि कोई भी एक फैक्टर जो है बच्चों के अधिगम या लर्निंग के लिए इफेक्टिव नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर को हम इंक्लूड करके, अलग अलग तरीके से इंक्लूड करके बच्चों को लर्निंग कराते हैं। अगर कोई बच्चा अनुवांशिक में दोष है, लेकिन उसका पर्यावरण, उसका वातावरण जहाँ वो सीख रहा है उसे बहुत ही अच्छे से सिखा रहे हैं, तो उसका जो अनुवांशिक दोष है वो उसका इतना इफेक्ट नहीं डालेगा जितना वो पर्यावरण में रह के अच्छे से सीख पा रहा होगा। तो इस वजह से ये जो आंसर है हमारा गलत है। तो गाइज यहाँ पर ये शायद मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर कोई और वर्ड होगा, होशिये पर रहने वाले समुदाय के बच्चों को एकाडमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। इसका मतलब ये है कि जो बहुत ही गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, जो बहुत ही पिछड़े समुदाय के बच्चे होते हैं, वो एकाडमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते। ऐसा कुछ नहीं होता। आप न्यूज़ वगैरह भी सुनते होंगे कि एक रिक्शा के बेटे ने यूपीएससी क्रैक कर दिया, तो वो तो गरीब समुदाय से था, वो उसके पास तो इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी वहाँ पर टॉप कर दिया। तो इस वजह से जो है हम उसकी कोई भी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसकी जो है इस चीज़ पर कमेंट नहीं कर सकते कि वो जो है अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि उसकी वीकर है, उसके पास पैसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो माइंड का खेल है।
वो माइंड से सीखता है, वो अपने इसके इंटरेस्ट जिसमें होगा उससे सीखेगा, ना कि इससे कि वो किस समुदाय से बिलोंग करता है। तो अगला जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है बच्चों की असफलता के कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों को व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना है। तो गाइज यही हमारा आंसर करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या दे दिया, व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा कर दिया। अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट मैथ में है और आप उसे आर्ट दिला रहे हो तो उस बच्चे का जो है अधिगम होगा, लेकिन उसकी जो इंटरेस्ट है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसका आर्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका इंटरेस्ट है मैथ में, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसकी व्यक्तिगत जरूरतों को क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ऐसे बहुत सारे रीज़न भी होते हैं जिसके कारण जो है बच्चे असफल हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे सही और सबसे अच्छा कारण था वो हमारा फर्स्ट ही था, क्योंकि इसमें क्या दे दिया, व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा कर दिया। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसमें हमें क्या दे दिया, इन्होंने ये दे दिया कि उपयुक्त नहीं है। तो हमें सबसे पहले देखना है संरचनावादी कक्षा। संरचनावादी कक्षा वो होगी जिसमें कई सारे आपको फैक्टर देखने को मिलेंगे, इसमें कई सारी चीज़ें इंक्लूड की जाएगी, इसमें एक फैक्टर के ऊपर जो है आपकी कक्षा निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इसमें हमारा सबसे पहले दे दिया जो है हमारा प्रयोगात्मकता, सामूहिक सहयोगिता, बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन, और चौथा दे दिया हमारे वेतन में दोहराव। तो गाइस सबसे पहले हमें देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है उपयुक्त नहीं है। आपको इन चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान, तो इन्होंने दे दिया उपयुक्त नहीं है, इसका मतलब क्या है, जो चीज़ें गलत है। बाकी सब तो 3 ऑप्शन सही होंगे, लेकिन एक जो चीज़ क्या होगी वो गलत होगी। तो वेतन और दोहराए जो है, वेतन और दोहराए जो है हमारा एक नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट होगा किसी भी कक्षा के लिए, वो सही नहीं होगा, चाहे वो संरचनावादी हो, रचनावादी हो, फिर अलग कोई किसी भी प्रकार की कक्षा हो, तो उसके लिए जो है वो कभी भी आंसर जो है सही नहीं हो, क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ है। और हम कक्षा में कोई भी नेगेटिव चीज़ों के द्वारा हम क्या नहीं कर सकते, अधिगम नहीं करा सकते। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है वो है हमारा प्रयोगात्मकता। प्रयोगात्मकता हम प्रैक्टिकली बच्चों को सिखा सकते हैं, ये भी आंसर सही है। सामूहिक सहयोगिता, हम कई सारे बच्चों को, अगर 4-5 बच्चों को एक साथ ग्रुप बनाकर अगर हम सिखाते हैं तो बच्चे एक दूसरे में जो भी अच्छी अच्छी बातें होती है वो जिस तरह से सोच पा रहे हैं, वो भी बच्चा, उसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है और वो भी नई नई चीज़ें जो है वो सीख पाता है। और जो हमारा थर्ड आंसर है वो आयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन। तो गाइस ये वाला आंसर जो हमारा बहुत ही ज़्यादा सही माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें क्या देते, बहुआयामी। बहुआयामी मतलब हमें बहुत सारे तरीक़ों से हम बच्चों को सिखा रहे हैं। अगर बच्चों को इस तरीके से नहीं आया तो हम इस तरीके से सिखाएंगे, इससे भी नहीं आया तो हम अगले तरीके से। तो ये जो होता है हमारा, ये बिल्कुल सही वे में चलता है, क्योंकि हम बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखा रहे हैं। तो बच्चा किसी ना किसी तरीके से तो सीखेगा, और उसमें हम क्या दे रहे हैं, बच्चों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो गाइज ये वाला भी आंसर हमारा सही है, ये भी हमारा प्लस पॉइंट में, और ये भी हमारा पॉजिटिव थॉट है। तो ये तीनों जो है हमारे करेक्ट हो गए। लेकिन जो नेगेटिव था वो क्या हमारा था, वेतन और दोहराव। दोहराव जो होता है मैं एक तरह से रुक जाना, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, जैसे हमने कुछ टाइम के लिए पढ़ा दिया, फिर हम बच्चों को पढ़ाना बंद कर दे, रोक दे बच्चों को, या उसे पढ़ने ही ना दे, तो ये सब क्या होती है, हमारी नेगेटिव चीज़ें होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, विकास है। तो इसमें हमारा फर्स्ट है एक दिशायामी, एक आयामी अनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्ण निर्धारण में बदलाव किया जा सकता है। तो गाइस विकास क्या है, विकास एक आपका ऐसा फैक्टर है, ये विकास जो है आपका एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमारे जीवन काल चलेगी। आपके पैदा होने से आपके मरने तक आपका विकास चलेगा। और आपका विकास यही नहीं कि सिर्फ आप शारीरिक विकास कर रहे हो, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका साइज़ बढ़ रहा है, या आपकी कुछ भी, आप इसमें क्या करते हो, इसमें शारीरिक, भावात्मक, या फिर आपके जो भी नैतिकता, आप ये अलग अलग फैक्टर से क्या करते हो, आपका विकास होता है। तो इसने क्या दे दिया, विकास है। एक आयामी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बताया ये अलग अलग दिशा में चलता है। ये अलग अलग आयाम होते हैं इसमें, जैसे कि आपका संवेदात्मक, शारीरिकात्मक, और आपका संज्ञानात्मक, आपका नैतिक वाला हो गया। तो ये सारे आपके बहुत सारे क्या हो गया, आपका सोशलाइजेशन, आपका समाजीकरण भी जो हो गया, आपका समाजात्मक जो हो गया, ये भी आपका एक अलग आयाम है। एक दिशाएं इसलिए नहीं होता क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि विकास जो है बस वो चलता रहेगा। एक दिशाई से तात्पर्य ये है कि जो भी विकास है वो एक ही उसमें चलेगा कि विकास हो रहा है नहीं। जबकि विकास क्या होता है, हमारा वर्तुलाकाल होता है। वर्तुलाकाल क्या होता है, कभी हुआ, कभी कम हो गया, कभी हुआ थोड़ा तेज हुआ, ऐसे हमारा क्या विकास जो है हमारा चलता रहता है। इस वजह से ये एक दिशाई नहीं है, एक दिशा में विकास नहीं चलता। तो हमारा सेकेंड है अनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्ण निर्धारण। तो अनुवांशिकता के द्वारा हम किसी भी फैक्टर को ये नहीं कह सकते उसका विकास वहीं तक फिक्स है। उसने अनुवांशिकता जो है आपका 85% आपका किसी भी बच्चे के विकास में 85% भागीदारी देता है। अगर मान लिया किसी बच्चे की अनुवांशिकता में उसकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा होनी है, लेकिन अगर आप उसे खाना पीना वगैरह ही ना दो,
तो आपका उसका जो पर्यावरण जो फैक्टर है वही आप उसे अच्छे से ना दो तो उसकी हाइट नहीं बढ़ सकती, उसका विकास जो है वहीं पर रुक जाएगा। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अनुवांशिकता ही जो विकास है वो पूर्ण रूप से निर्धारित करती है पहले से, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम जो है पर्यावरण के द्वारा भी किसी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट आंसर है में बदलाव किया जा सकता है। तो विकास में बदलाव किया जा सकता है क्योंकि विकास जो है आजीवन चलेगा और इसमें बदलाव होता रहेगा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी किसी और तरीके से विकास हो रहा है, कभी किसी और तरीके से, कभी शारीरिक विकास ज़्यादा हो रहा है, कभी संज्ञानात्मक विकास ज़्यादा हो रहा है। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है, यह निम्न में से किसका प्रतीक है। तो एक लड़की है जो भी मतलब उसे समस्याएं दी जा रही है वो अलग अलग तरीके से, कि हाँ ये ऐसे भी हो सकते, हम इस तरीके से भी इसे ऐसे कर सकते हैं, हम इस तरीके से भी ऐसे, मतलब वो अलग अलग डायरेक्शन में जो है लड़की सोच पा रही है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी सोच दिखाई दे रही होगी, एक होगी अपसारी और दूसरी होगी अभिसारी। अभिसारी जो होती है, अभिसारी होती है हमारी ऐसे, जैसे कि आपने बहुविकल्प क्वेश्चन देखे होंगे जैसे आप कर रहे हो, इनका जो सब बच्चों की सोच होगी वो एक ही क्वेश्चन पर जाके रुकेगी, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन का जो है आंसर होगा। लेकिन अगर मैं आपको दे दूँ कि गांधी के बारे में आपके क्या विचार है, तो आप सब अलग अलग तरीके से सोचोगे, आप कुछ और विशेषताएं बताओगे गांधी की, कोई कुछ और बताएगा, तो अलग अलग डायरेक्शन में आप सब सोच रहे हो। जब हम अलग अलग डायरेक्शन में सोचते हैं तो हमारी क्या होती है, अब सारी सोच होती है। और जब हम एक ही डायरेक्शन में सब बच्चे सोचते हैं वो क्या आपकी अभिसारी सोच। तो इसकी वजह से इसका आंसर जो है अपसारी सोच है। और यहाँ पर जो दे दिया कम परिज्ञानता, कम परिज्ञानता उसे है ही नहीं, क्योंकि वो क्या लड़की है वो बहुत तरीक़ों से सोच पा रही है, तो इस वजह से उसमें ज्ञान की तो कमी नहीं है। और मानसिक क्षति तब होगी जो वो सोच ही नहीं पाती है, उसे कोई मेंटली डिसऑर्डर होता तब उसकी मानसिक क्षति होगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। रामनिक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है, एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में क्या निर्देशनात्मक संयोजन करने चाहिए। तो इन्होंने क्या दे दिया, एक बच्चा है जिसकी दृष्टि जो है वो दृष्टिबाधित बच्चा है, उसकी आई साइड जो है वो वीक है। तो इसने क्या दे दिया, इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। एक तो है मुद्रित पुस्तक उपलब्ध कराकर, अगर बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसे छपे हुए वर्ड दिखाकर क्या फ़ायदा जब उसे दिख ही नहीं रही उन चीज़ों को, उसे कम दिखाई दे रहा है। अगला जो है हमारे छोटी मुद्रा की कार्यशीट प्रदान कर, छोटी मुद्रा मतलब जितने वर्ड है उससे भी हमने छोटे छोटे कर दिए बिल्कुल, जो उसे दिखाई नहीं दे रहे। तो बच्चा क्या देखेगा जब उसे दिखाई नहीं दे रहा, तो ये जो है हमारा उसका निर्देशात्मक समायोजन नहीं हो सकता, तो ये भी उसके लिए बेनिफिट नहीं दे रहा और ये भी नहीं। अगला देखते हैं हम, विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर, बच्चा तो देख ही नहीं पा रहा और हम उसे दिखाने वाली चीज़ें दिखा रहे हैं, जैसे दर्शन हमने टीवी वगैरह उसके सामने चला दिया, अलग अलग उसमें हम सीनरी दृश्य दिखा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा क्या जब उस बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा, वो दृष्टिबाधित है। और जो अगला है हमारा, त्रिव्यामी नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शिक संसाधनों का प्रावधान कराकर, स्पर्शिक संसाधन मतलब जिसे वो टच कर सके, वो टच करके फील कर सके कि हाँ ये जो है ये ऐसे है। और हम क्या करेंगे, त्रिव्यामी मतलब जो बहुत बहुत बड़े बड़े चार्ट और नक्शे होते हैं उसे स्पर्श करा के ऐसे संसाधनों का उसका प्रावधान कराएंगे, तभी उसका समायोजन हो पाएगा, क्योंकि वो बच्चा क्या है दृष्टिबाधित है। और ये तीनों जो है ना, ये वही बच्चा कर पाएगा जिसकी जो है आई साइड जो है वीक ना हो, वो अच्छे से देख पाता हो। लेकिन जो हमारा ये थर्ड ऑप्शन है ये उन बच्चों के लिए बेनिफिट होगा जो आपके दृष्टिबाधित हो। तो इस वजह से जो है इसका आंसर जो हमारा थर्ड है। तो गाइज बस आज की वीडियो में इतना। मैं आपको ये सारी जो प्रीवियस पेपर है आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, आपके साथ मैं सब डिस्कस करूँगी। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना। अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर अब आपको जितने भी प्रीवियस पेपर कराए जाएंगे वो सीटेट से रिलेटेड कराए जाएंगे, क्योंकि मैंने सीटेट खुद क्रैक किया हुआ है, तो मुझे पता है सीटेट के लिए क्या ज़्यादा चीज़ें जो होती है बेनिफिट देगी आपको, किस तरीके से आप सीटेट क्लियर कर पाओगे। और अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस होगी उनकी पीडीएफ या फिर इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, जहाँ पर आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मॉक टेस्ट दोबारा लगा सकते हो। आप उसके बाद अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि आपके क्वेश्चन जो है वो कितने सही हो रहे हैं। तो गाइज़ बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और जो भी बच्चा यूपी टेट का है वो भी इन पेपर को देखे, क्योंकि यूपी टेट और सीटेट में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते, तो ये चीज़ जो है आपके यूपी टेट में भी बेनिफिट देगी। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।